नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राज सत्ता एक्सप्रेस में। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मसला उबाल पर है और वजह है कुछ मामलात जो इधर भी सामने आए हैं। 4-5 ऐसी शादियां कानपुर में सामने आई जहां पर लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है। इसी तरीके से लखीमपुर खीरी में ऐसी कुछ घटनाएं हुई। ऐसे ही मेरठ में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जहां पर एक हत्या भी हुई एक लड़की की। तो कुल मिला के ये जो पूरा मसला जो लव जिहाद का लंबे समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, इन दिनों एकाएक गर्मा गया है। खास बात इस दफा यह है कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत तेजी से सक्रिय हुए हैं और उन्होंने एक मीटिंग की अभी एक दिन पहले बड़ी हाई लेवल पुलिस और गृह विभाग के अफसरों के साथ। और उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई उसमें उनके मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार जी ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद के मामलों की जानकारी शासन को मिल रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री इसे रोकने के लिए सख्त हैं और उन्होंने एक कार्य योजना बनाकर अगर जरूरत है तो कानून में भी बदलाव के निर्देश दिए हैं। इस मसले पर चर्चा हमेशा से बनती है और इस बार भी बनती है क्योंकि ये सामाजिक, अगर ये सच है तो ये सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाला है और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसके निहितार्थ क्या हैं। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक बहुत खास पैनल आज मौजूद है, बहुत मौजूद मेहमान मेरे साथ। मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ है कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, जो मेरे आपको बाईं तरफ देख रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं इस्लाम के जानकार अंजर बारी साहब। अंजर बारी साहब, वेलकम। और मेरे साथ हैं मनीष शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता, जाने माने चेहरे। इन दोनों चेहरों को हम लोग टेलीविजन पे रोजाना ही देखते हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी, आपके ही पास आऊंगा। आखिर ऐसा क्या इमरजेंट हो गया है कि एकदम से सारे कानून बेकार लगने लगे हैं और एक किसी नए कानून की बात शुरू हो गई है इस लव जिहाद को लेकर? देखिए पंकज जी, अगर लव जिहाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। इसलिए हम आप जरूर डिबेट में बैठे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्यों गंभीरता से लिया है। लेकिन अगर इसके इतिहास में चले तो केरल के अंदर वामपंथी मुख्यमंत्री वहां के अच्युतानंद जी ने विधानसभा में माना था कि लव जिहाद हो रहा है। केरल के ही माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि लव जिहाद जैसी चीजें केरल में बड़े पैमाने पर हो रही हैं। अभी 4-5 महीने पहले केरल की ईसाइयों की सर्वोच्च संस्था ने कहा कि ईसाई युवतियों के साथ भी लव जिहाद हो रहा है और लव जिहाद के द्वारा उन्हें यौन दासिया बनाया जा रहा है। मैंने केरल वामपंथी वहां की उच्च न्यायालय और ईसाइयों की संस्था के बारे में इसलिए पहली बात कही कि लगातार उत्तर प्रदेश में जब इस इशू को हम लोगों ने रेज किया है, पहले भी जब इस तरह की घटना होती थी, दूसरी सरकारें थी और जब हम लोग इस बात को कहते थे या कोई और हिंदूवादी संगठन इस बात को कहता था तो उसके ऊपर ये आरोप लग जाते थे कि ये तो एजेंडे के तहत इन बातों को कहा जा रहा है। इसलिए मैंने 3 एथेंटिक बातों को आपके सामने रखा। मैं इस पे आता हूँ कि देखिए, अभी कानपुर में कानपुर के फैजल के ऊपर ये आरोप लगा कि कानपुर की एक युवती शालिनी को वो प्रेम जाल में फंसा कर ले गया। उसका परिवार सामने आया और परिवार ने कहा कि हमको लव जिहाद की संभावना है। और जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो कानपुर के एक ही मोहल्ले के 4-5 घटनाएं इस तरह सामने आई। इलाहाबाद की बात करें तो नैनी की एक युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक, मुस्लिम युवक आकाश के नाम से फेसबुक पे फ्रेंडशिप करता है, प्रेम जाल में फंसाता है, यौन उत्पीड़न करता है और बाद में जब पता चलता है तो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता है। लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपने देखी ही, दलित युवती को प्रेम जाल में फंसा के रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मेरठ की चर्चा आपने स्वयं की, युवती से प्रेम फिर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में उस युवती और उसकी बेटी को भी मारकर उसी के घर में दफना दिया जाता है। तो निश्चित रूप से गंभीर घटनाएं हैं। हाँ, ये बात ठीक है, इस तरह की घटनाएं जब पूर्व में होती थी तो सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती थी जो बेटियों पे अत्याचार कर रहे थे। हमारी सरकार बेटियों के साथ खड़ी हो रही है और हम साफ कहना चाहते हैं आपके चैनल पर कि हम जो बेटियों के साथ अत्याचार करेगा, धोखे से इस तरह का कृत्य करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और विस्तृत योजना बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और योजना बनने के बाद
आवश्यक जितने भी कदम होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। ठीक, मैं दूसरे मेहमानों की ओर रुख करूं उसके पहले एक काउंटर क्वेश्चन मेरा ये है, आपने जितने भी मामले गिनाए निश्चित तौर पर किसी को इनकार नहीं होगा इस बात से कि ये घृणित और विभत्स काम है, इस पर जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। विवाद इस बात का नहीं है कि बेटियों की रक्षा ना हो, विवाद इस बात का है कि आप इसको क्या, ऐसे क्या वजह है कि आप ये मान रहे हैं कि ये गिरोह के रूप में, गैंग के रूप में ये ऑपरेट हो रहा है और इसको धर्म के प्रसार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इसको जिहाद का नाम आप कैसे दे रहे हैं? क्योंकि आप इसको हर बार सीधे सीधे इस्लाम से जोड़ते हैं, आप इसको व्यक्तिगत घटनाओं के तौर पे क्यों नहीं लेते? देखिए, मैंने इसीलिए शुरू में 2-3-4 एग्जाम्पल्स दिए, केरल के दिए और हमारी विचारधारा के नहीं दिए कि वामपंथी मुख्यमंत्री थे अच्युतानंद जी, उन्होंने विधानसभा में माना था। यानी कोई उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, एक विषय पूरे भारत में कम ज्यादा जहां जिन परिस्थितियों में उस अनुसार हो रहा है, और केरल का जिक्र मैंने इसीलिए किया। दूसरी बात, जो कानपुर का इशू आया, जब फैजल का विषय आया तो तमाम वीडियो सामने आया जिसमें लड़की कह रही कि मैं अपने मन से गई हूँ, लेकिन उसका परिवार आरोप लगा रहा था। लेकिन जब जांच हुई उस लड़की के परिवार के आरोप के बाद जब जांच हुई तो एक ही कॉलोनी के 5 ऐसी ही घटना आई और एक अभी लकी खान का विषय आया है जिसमें इस तरीके से एकदम सेम पैटर्न पे हुआ और नाम बदलकर अभी एक न्यूज चैनल ने स्टिंग किया है कि किस तरीके से नाम बदल के दोस्ती किया जा रहा है और लड़के ऑन कैमरा इस बात को कह रहे हैं। तो हमको लगता है कि जांच होनी चाहिए और पैटर्न सेम दिख रहा है और केरल तक ये इस तरह की घटनाएं हुई है और कानून अगर जांच होगी तो सामने सारा सब सामने आएंगे। बहुत चीजें और हैं, मैं तो प्रयाग विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा हूँ। प्रयाग में एक हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप सब लोग जानते होंगे। विद्यार्थी जीवन में भी ढेर सारी घटनाएं आती थी जो हाई कोर्ट तक आती थी और हाई कोर्ट में वो हंगामा मचता था, उसको मैंने देखा है नजदीक से। लेकिन ढेर सारी चीजों को अभी कहना उचित नहीं है, जांच होगी और सच सामने आएगा। ठीक, मैं राजपूत जी के पास जाऊं उसके पहले अंजर बारी साहब, आप हमें एक बात बताइए, इस्लाम में क्या लव जिहाद नाम की कोई टर्म है अगर तो उसका क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या उसका तरीका है, ये किस किस्म का जिहाद है, पहले तो ये बताइए आप। देखिए, जहां तक के बात इस्लाम के नुक्ता नजर से की जाए तो लव जिहाद नाम का कोई भी इस तरह का अगर कोई कृत्य करता है या कोई काम इस तरह से करता है, वो किसी तरह से इस्लाम के तहत नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ है। क्योंकि इस्लाम में सीधे तौर पे ये कहा गया है कि अगर आप जो है इस पूरे मामले में अगर किसी से शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका ये है कि मुस्लिम मर्द मुस्लिम औरत से ही शादी करेगा, मुस्लिम लड़की से ही शादी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जाकर के किसी गैर मुस्लिम तो आप धर्म परिवर्तन करा देते हैं ना, वो कह ही रहे हैं, वो तो आप धर्म परिवर्तन करा देते हैं, मुस्लिम से मुस्लिम हो गया। नहीं, अगर कोई अपने होश हवास में और जो है उसने संजीदगी के साथ धर्म परिवर्तन किया है, तभी उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसकी शादी उससे हो सकती है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी तो नहीं मिलता कि जहां बगैर धर्म परिवर्तन की शादी हो गई हो, ये भी तो एक बात है। फिर यहीं पर ये चीज साबित होती है कि इसका धर्म से लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जो हमारे बीच में इस तरह से सामने आया है। जाहिर है कि यहाँ पर तरह तरह के जो है धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एक साथ उठना बैठना होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, चलना फिरना होगा, काम धंधा एक साथ करेंगे, तो ये फितरी चीजें हैं, पैदा हो जाती हैं। और अगर इस तरह से चीजें पैदा हो रही हैं तो इस तरह के सवालात खड़े होते हैं। अच्छा, आपकी निगाह में आप ये मानते हैं कि ये एक स्वाभाविक बात है कि मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत हो जाए और फिर वो शादी के अंजाम तक पहुंच जाए, ये कहना है इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पूछा था कि आप इसको एक कम्युनिटी के खिलाफ होने की एक बड़ी वजह ये निश्चित तौर पर है क्योंकि एक भी मसला हम ऐसा नहीं देख पाते जहां लड़की को हिंदू बना रहने दिया जाए और उसका निकाह जो है फिर हो जाए, ये भी एक वजह है, ये सोचनी पड़ेगी। खैर वो उसके मैं आपके पास फिर आऊंगा। पहले मैं अब सुरेंद्र राजपूत जी से जानना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, आप सारी चीजों को देख रहे हैं और विपक्ष के नाते आप एक एक चीज को वॉच रखते ही हैं। अब ये जो ताजा हरकत हुई है, जो तेजी आई है,
सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इसको किस निगाह से देख रहे हैं। देखिए, एक चीज है पंकज भाई, बहुत स्पष्ट है। अपराध चाहे प्रेम के नाम पर हो, प्रेम में धोखे के नाम पर हो, चाहे घृणा के नाम पर हो, चाहे वर्ग के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, कौम के नाम पर हो, या किसी भी नाम पर हो, अपराध अपराध है। और अपराध से निपटने में कानून हमारा और संविधान हमारा और हमारी सरकारें कठोरता से संविधान सम्मत कार्रवाई करें, किसी को भी इनकार नहीं है, सब इसका समर्थन करेंगे। चाहे वो लव जिहाद के नाम पर हत्या हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, दुराचार के नाम पर हो, कदाचार के नाम पर हो, अपहरण के नाम पर हो, हत्या हत्या है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और इसका बिल्कुल पूरी तरीके से मुखालफत होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो है कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई जब आप नहीं करते हैं तब ये सारी बातें करते हैं। हमारे संविधान में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। क्रिमिनल लॉ में आपने हत्या की, लव जिहाद के नाम पर की या किसी और नाम पर की, 302 का मुकदमा चलेगा और उसको उसकी सजा मिलेगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है, आप अगर इसको देखें कि हेडलाइन मैनेजमेंट का काम नहीं होना चाहिए। हिंदू लड़का है, मुसलमान लड़की है, मुसलमान लड़की है, हिंदू लड़का है, अपराध अगर उसके बाद प्रेम के बाद अपराध कहीं हुआ है, चाहे वो धोखाधड़ी का अपराध हुआ हो, किसी ने अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किया हो या किसी ने आइडेंटिटी बता करके किया हो, अपराध को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, राजनीतिक श्रेणी में रखा जाना। तो वही तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नंबर एक, मुख्यमंत्री जी तो इससे इतर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से असल बात प्रदेश नहीं संभल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी हर रोज कोई ना कोई नया हेडलाइन मैनेजमेंट का फार्मूला लेकर के आते हैं, रोज की रोज। कभी कह देंगे साहब कि बंबई से जो मजदूर आए हैं 75% कोरोना ग्रसित हैं, कभी कह देंगे साहब कि हम लोग इस तरीके का ये काम करेंगे, कभी कह देंगे हम सबके घर पे बुलडोजर चला देंगे, कभी कह देंगे हम ठोक देंगे, कभी कह देंगे हम रोक देंगे। कभी पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ मिलकर के पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती हुई दिखती है और अपहरणकर्ताओं के बीच में मांडवाली का काम करने का काम करती है। कभी कहती है पुलिस की 35 लाख फलाने को दे दो तो आप ये क्या नाम आपका आदमी छूट जाएगा। जब 35 लाख दे दिए जाते हैं तो तब उनकी जांच करने लगते हैं कि साहब ऐसा करेंगे तो आपके पास 35 लाख रुपए आए कहां से। नहीं तो ऐसे में तो कार्रवाई भी तो हुई उस मामलों में। पंकज भाई सुन लीजिए ना, कार्रवाई कौन सी हुई है आज तक। अपहरणकर्ता अगर संजीत की हम बात करें उसी कानपुर की, तो अभी तक संजीत का 100 बरामद नहीं कर पाए हैं। आप समझिए मेरी बात को। एक उसको जो राय है, रणजीत राय या क्या नाम है उस एसओ का, उसको आपने सस्पेंड किया है, बर्खास्त नहीं कर पाए हैं आप मेरी बात को समझिए। तो जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, चाहे वो लखीमपुर में 2 साल की बच्ची से लेकर के बुलंदशहर से और गाजियाबाद की लड़की को बचाने के लिए पत्रकार मारा जाता है, आप लखीमपुर में नाबालिग लड़की मारी जाती है, उसके बाद गोरखपुर में अपहरण होता है। आपके सामने अपराध की मैं बात नहीं करता कि कितने हो रहे हैं, अब इसमें इन्होंने एक एंगल नया खोजा कि लव जिहाद। अगर अपराध हो रहा है लव जिहाद के नाम पर भी हो रहा है, थोड़ी जो क्या नाम ये कानूनी धार्मिक बात है, धर्म वाले लोग जाने, हम राजनीतिक लोग हैं, संविधान की बात करेंगे। संविधान सम्मत अगर कोई काम नहीं हो रहा तो सरकार के पास तमाम टूल है उसके खिलाफ काम करने के लिए। अभी आपका मनीष भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, केरल से इन्होंने बात उठाई। एनआईए ने केरल में बाकायदा जांच की, एनआईए ने जांच की, हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियर एजेंसी जो आतंकवाद के खिलाफ जांच करती है। लव है कुछ जी, मेरी आवाज मिल रही? हाँ आप मिली है, कुछ कनेक्शन भी तो हाँ। सुप्रीम एनआईए ने जांच की, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच की। सुप्रीम कोर्ट में मियां बीबी दोनों ने हलफनामे दिए और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात ये छुपा गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, एब्सर्ड है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों से आप सत्ता में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता नहीं मैं बीच में एक थोड़ा इंटरवीन करूंगा, ये सारी बात तो मैं समझ गया। मेरा ये है कि फिर जब इतना सब कुछ में फिर ये लव जिहाद क्या बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है क्या? मतलब ये मूव फिर क्यों? मैंने ये बात तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे। मैंने कहा ना, मैं धार्मिक बातों में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ये धार्मिक कहां रह गया?
ये धार्मिक अब कहाँ रह गया? पंकज भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, अपराध अगर किसी भी नाम पर हो रहा हो, किसी भी दाम पर, किसी भी काम पर हो रहा हो, धर्म के नाम पर, प्यार के नाम पर, नफरत के नाम पर कोई भी हिंसा हो रही हो, उसको दबाने का काम, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम, आपके पास संविधान में ताकत है। आप संविधान सम्मत सरकार के चुने हुए मुखिया हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें करने के लिए आपको नए कानून की आवश्यकता नहीं है, प्रदत्त कानूनों से कठोरतम कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, जो जहां पर भी अपराध और चाहे जिस वजह से भी अपराध हो रहा है। ये बात सब्सटेंशियल हो गई। अब एक सब्सटेंशियल बात और, एक प्लीज, मैं उसके बाद फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। एक बात ये हो गई कि मौजूदा कानून जितने हैं पर्याप्त हैं, किसी नए कानून की जरूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज बेकार की है। नंबर 2 सुरेंद्र भाई, एक बात जो मैं इस पर कमेंट आपका चाहूंगा, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये लव जिहाद एक मिशन के तहत एक गैंग बनाकर, क्या ऐसा कुछ होता है? क्योंकि हम आप सब लोग इसी समाज में रहते हैं, तो जवाब तो आप दीजिए कि ये क्या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? आपका क्या अनुभव है? देखिए पंकज भाई, मैंने बहुत बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि जो काम जिसका है उसे करना चाहिए। हम सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, हम ये स्पष्ट रूप से कहते हैं किसी भी नाम पर कोई अपराध हो, किसी भी नाम पर, चाहे वो प्यार के नाम पर हो चाहे नफरत के नाम पर हो, तो आप लव जिहाद के खिलाफ हैं। उस अपराध को खत्म करना है, सरकार का काम हेडलाइन मैनेजमेंट करना नहीं। लव जिहाद रोकना चाहिए, इसके तो आप समर्थक हुए ना फिर? मैंने आपसे कहा कि मैं किसी भी किस्म के घृणित अपराध के विरोध में हूं। अपराध का समर्थन कोई नहीं कर सकता, ना पंकज शुक्ला कर सकते हैं, ना मनीष भाई कर सकते, ना बारी साहब कर सकते। मनीष जी से जवाब का समर्थन इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता अगर वो अपराध। बिल्कुल मनीष भाई, अब बताइए, आप इतनी साफ बात सुरेंद्र जी ने कही, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मौजूदा कानून है, उन जो हमारी आईपीसी है, जो हमारी सीआरपीसी है, जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, आप ऐसा क्या नया कानून लाना चाहते हैं? क्या उसका क्या प्रारूप है, पहले तो वो बताइए, और उसकी जरूरत क्या है? देखिए पंकज जी, आपकी बात के पहले मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने कहा कि सुरेंद्र जी ने बहुत साफ बात कही। क्या साफ बात कही उन्होंने? लव जिहाद नहीं, उन्होंने साफ बात ये कही कि अपराध यदि लव जिहाद के नाम पे होता है तो वो उसके समर्थन में है। नहीं, लव जिहाद रुकना चाहिए, ये तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। तमाम तर्क उन्होंने दे डाले जिसपे लव जिहाद पे इनको आना पड़े। 2-4 इन्होंने घटनाएं उत्तर प्रदेश की गिनाई, उन घटनाओं का जिक्र उन्होंने नहीं किया जहां अल्पसंख्यक वर्ग ने दलित लोगों को मारा। लखीमपुर की चर्चा न ये करेंगी न प्रियंका गांधी करेंगी, जौनपुर की भदनी की घटना न ये करेंगे न प्रियंका गांधी करेंगी, आजमगढ़ की घटना की चर्चा न ये करेंगे और न प्रियंका गांधी करेंगी। देखिए, कांग्रेस की समस्या यही है कि तुष्टीकरण में इस हद तक जाना है कि इस अपराध के खिलाफ भी बोलने का साहस इनके अंदर नहीं है कि लव जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। केरल हाई कोर्ट का फैसला है, विधानसभा के अंदर वामपंथी मुख्यमंत्री ने कहा, ईसाइयों की सर्वोच्च संस्था ने कहा, तो मुझे लगा कि हो सकता है अब सुरेंद्र भाई को हिम्मत पड़ जाए और कहने कि लव जिहाद के खिलाफ कानून आना चाहिए। लेकिन अब ईसाइयों की संस्था के कहने के बावजूद इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, ये दीगर बात है। दूसरी बात देखिए पंकज जी, कानून में ताकत होती है, लेकिन अगर सारे कानूनों में ताकत से सभी अपराधों पे कार्रवाई हो पाती तो तमाम संशोधन करने की आवश्यकता क्या पड़ती, तमाम नए कानून जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ती? आजादी के बाद तमाम नए कानून बने ना, संविधान में संशोधन हुए ना। ठीक है हाँ। अगर लव जिहाद जैसे चीज में, देखिए मैं 2 बातें कह रहा हूं, जैसा अभी बारी साहब ने कहा कि इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है, यानी ऐसे जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं जहां हिंदू लड़कियों के ऊपर अत्याचार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कानून आ जाए कि बेटियां बच जाए उत्तर प्रदेश की या देश की, साथ साथ इस्लाम भी अगर बदनाम होने से बच जाए तो क्या कानून वही तो क्या कानून की अवधारणा है, क्या प्रारूप है? एक सेकंड भाई साहब, अभी तो पंकज जी ये निर्देश दिया गया है कि इसका विस्तृत अध्ययन कर लीजिए, इसको रोकने के लिए
जो आईपीसी की धाराएं हैं, अन्य कानून है, वो पर्याप्त है कि नहीं है, या कुछ और भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। अभी तो ये अध्ययन का विषय है, जब ये सामने आएगा तो उस अनुसार आपको भी सूचित होगा। तब तो फिर इसकी हेडलाइन अभी नहीं बनवाई जानी चाहिए थी। तब तो फिर ये बहुत जल्दबाजी में किया गया काम है। मैं आपसे एक मनीष भाई एक बात और आपसे पूछता हूं, फिर मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी। मेरा ये कहना है कि अगर लव जिहाद इतनी व्यापक समस्या बन चुका है, इतनी गंभीर समस्या बन चुका है, तो सरकार इस पर एक श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती? ये तमाम घटनाएं जिसमें स्पष्ट हो, जिसमें साफ हो कि ये मसले थे, ये केसेस आए, इसकी वजह ये थी, इसकी वजह, एक पिक्चर साफ तो हो, लगे तो कि हाँ लव जिहाद नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है। वो श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते आप केस मामलेवार? क्या उसमें समस्या है? नहीं, देखिए, दो बातें आपने, एक तो कहा कि हेडलाइन क्यों बनाई गई, तो हेडलाइन किसने बनाई? आप डिबेट पे आपने मुझे आमंत्रित किया, आप सवाल आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब दूंगा, और वो अगर हेडलाइन बनती है तो उसमें मेरा क्या दोष है पंकज जी? इसी तरीके से मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बयान दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं वो। नहीं, उन्होंने भी कहा, मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि एक विस्तृत कार्य योजना इस पर बनाई जाए, इसका अध्ययन हो, और अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि कोई निर्दोष या ऐसी भी बातें सामने ना आए, सभी दोनों पक्ष की बात सामने आ जाएगी, उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो हम कानून बनाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो कानून बनाएंगे। मैं बारी साहब अभी आता हूं, एक बार सुरेंद्र भाई से जवाब ले लूं। तो क्या सुरेंद्र भाई, फिर क्या आपको ये कहें कि जैसे इनका ये कहना है कि अभी कोई स्पष्टता नहीं है, अभी इसके बारे में पूरा अध्ययन होगा, इस पे विचार होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि अगर जरूरत है तो कानून बनेगा इसमें। देखिए, असल बात ऐसा है ना पंकज भाई, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सनसनी बनाने में माहिर है। अभी जैसे इन्होंने कहा लखीमपुर की घटना पे प्रियंका गांधी नहीं बोलेंगी। अरे भाई, प्रियंका गांधी, किसी के अपराध को रोकने के लिए या अपराधियों को सजा देने के लिए आपको प्रियंका गांधी के ट्वीट की आवश्यकता है क्या? अगर आपको प्रियंका गांधी जी के ट्वीट की आवश्यकता अगर है तो आप जितनी कमजोर सरकार, कोई नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला मनीष जी, 2 मिनट सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। मैं भी आपत्ति उसी वक्त कर सकता था। हाँ, नहीं, धैर्य नहीं है आप लोगों में, यही समस्या। बार-बार उसी पे थोड़ी डिबेट करूंगा। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि अगर प्रियंका गांधी के ट्वीट आपको चाहिए अपराध के नियंत्रण में, तो आप जैसे निकम्मों की सरकार तो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी सरकार को, जिस सरकार को प्रियंका गांधी जी का ट्वीट चाहिए अपराध के नियंत्रण में। वो चाहे लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की हो, या जो भी अपराध की घटना आप कह रहे हो जिसपे प्रियंका गांधी जी ने नहीं ट्वीट किया है, हम आपसे पूरी मांग करते हैं कि मामला भटकेगा, मामला भटकेगा, क्या नाम, पूरी तरीके से आप कानून सम्मत काम कीजिए, कठोर कार्रवाई कीजिए, कठोरतम कार्रवाई कीजिए। बात भटकेगी ऐसे। अब एक सप्लीमेंट्री सवाल मेरा ये है कि आप लगातार कानून की सख्ती की, देखिए, आप पैरवी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार लव जिहाद के नाम पर सख्ती के लिए कानून में संशोधन करती है, बदलाव करती है, तो आप उसके समर्थन में हैं? फिर मैंने आपसे क्या कहा आपसे पंकज भाई, फिर से आप वहीं पर बात आ जाती है। अब अपराध के प्रभावी नियंत्रण में किसी भी तरीके की कोई बात हो जिसमें धर्म, जाति, लिंग, समुदाय का विभेद न हो, उस कानून का तो सब लोग समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अब जब बुआ के मूछे होंगे तब तो उसको चाचा कहेंगे ना। आप एक चीज को समझिए पूरी बात को, कि यहां पर सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठी। आप बेटियों को बचाने की बात करते हैं तो कुलदीप सेंगर से भी बेटियां बचाइए, बेटियों को आप, वो जो स्वामी चिन्मयानंद हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के गुरु भाई हैं, उनसे भी बेटियां बचाइए। आप बेटियां, आप उन सब लोगों से बचाइए, उन सबके खिलाफ आप कठोरतम धाराओं में कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। क्यों नहीं आप कानूनी कार्रवाई करते? जेल में तो पड़े तो हैं, अपना कर लें। रूल चलता है जेल में पड़े तो हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों का क्या हश्र कर रहे हैं, और यही नहीं पूरे देश में क्या हश्र कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है? दिल्ली से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, 2-2 साल की बच्चियों से लेकर के 17 साल तक की नाबालिग लड़कियों के अंग भंग कर दिए जाते हैं, क्षत विक्षत कर दिए जाते हैं। मथुरा में चलती बस में निर्भया जैसा कांड हो जाता है, ये योगी सरकार में, और योगी सरकार कहती है कि हम खाली एक कानून बनाएंगे। अरे अब तक आपने किया क्या 3 साल में?
ठीक है सर। कौन रोक हाँ, रहा है अंतिम आपको कानून सम्मत कठोर धाराओं में कार्रवाई करने के लिए? प्रियंका ठीक गांधी है का सर। ट्वीट चाहिए, सत्ता छोड़ दीजिए अगर आपसे सत्ता नहीं चलती है तो। बेशर्मी की बात मत कीजिए। मनीष भाई ठीक एक है। अच्छे प्रवक्ता हैं, एक खराब पार्टी को और एक खराब सरकार को बचाने के लिए मजबूर हैं। अब ये तो कैसे कह सकते हैं? नहीं हाँ, मजबूर है, एक बार सही आप कह रहे हैं। अंदर भाई की बात सुने। जी आप क्या जोड़ना मैं चाह रहे थे, बताइए। नहीं मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह से जो है अभी मनीष भाई ने ये जिक्र किया कि केरला से ये चले और इन्होंने मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और क्रिश्चियनिटी की बात की कि इन लोगों ने वहां पर इश्यूज को, उस मसले को उठाया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वहां केरला के डीजीपी ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर के ये कहा कि इस तरह के कोई एविडेंस, अभी पुख्ता एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, बल्कि 18 में से 3 ऐसे केसेस का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे डीजीपी ने साफ तौर पे ये कहा कि अब सिर्फ अंदर भाई मेरे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये जवाब आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है। मैं आपसे सिर्फ एक मुद्दे का सवाल पूछता हूं। जी मेरा ये कहना है कि अगर जैसे कि मेरठ की वारदात भी मनीष जी ने जिक्र किया, लखीमपुर की घटना का भी मनीष जी ने जिक्र किया, बाय एंड लार्ज ये अल्टीमेटली पूरे कम्युनिटी पे, पूरी समुदाय पे बात उठती है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप जैसे बुद्धिजीवी और जो लोग हैं, जब आपको पता है कि आपकी ऐसी बातों को मुद्दा बनाया जाता है पूरी कम्युनिटी के खिलाफ, तो जब ऐसी कोई घटनाएं जो आपको गैर इस्लामी भी नजर आती हैं, जो आपको अपराधी भी नजर आती हैं, उसमें हमें इस्लामिक फ्रंट की ओर से, इस्लामिक स्कॉलर की ओर से, मौलानाओं की ओर से हमें कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं दिखता? हमें क्यों नहीं दिखता विरोध? उसकी मजम्मत करते हुए क्यों नहीं दिखते? देखिए, चूंकि अगर समाज में ये चीजें हों तो ये समाज में जो है मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम उलमा और मुस्लिम धर्मगुरु जितने भी हैं इस चीज को सीरियसली ले। चूंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसकी जमीन पर कोई उस तरह की हकीकत नजर नहीं आती। अभी जैसे मनीष भाई बैठे हुए, मनीष भाई से पूछिए ना, अगर इनको मुस्लिम समुदाय के कुछ घरों में इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब से जाके पूछे, उनके यहाँ भी तो एक गैर मुस्लिम औरत है। शहनवाज हुसैन से जाकर के पूछे, या और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, रामलाल जी हैं, उनकी जो है एक भतीजी है, उसकी अभी पिछले दिनों यूपी में ही शादी हुई है, मुस्लिम लड़के से हुई है। ये उसको क्या नाम देंगे? किस तरह की ये बातें करते हैं? यहाँ पर पैमाने दो हैं। बेसिकली चुनाव सर पर है, और जैसा जो है अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति यहाँ पर की जा रही है और सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश है। 2022 का एजेंडा सेट करने की इसी बहाने कोशिश कर रहे हैं। इसमें उलमा या मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनका इसमें क्या कसूर है? वो इस मामले में क्यों बोलेंगे जब हमारे समाज में ये चीजें नहीं है? हम जानते हैं कि इस तरह की चीजें जो है राजनीति से प्रेरित होकर के चुनाव के समय पे उठाई जाती हैं, चुनावी लाभ हासिल करने के लिए। ऐसी स्थिति में होता है ये। एक बात पूरी हो गई। मनीष भाई, चुनाव के लिए कर रहे हैं आप ये सब अब 2022 के लिए? नहीं, आप तो इनसे पूछिए, नकवी जी से पूछे जाकर पहले। एक सेकंड, पहले मुस्लिम समुदाय पे सवाल उठाने से पहले वहां जाएं, जवाब लेने दीजिए। जी मनीष भाई। जी देखिए, बारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने तो कहा कि श्री शहनवाज जी से पूछिए, श्री मुख्तार अब्बास नकवी से पूछिए, ये नाम इनको याद है। लेकिन दिलशाद से पूछिए, दिलशाद के परिवार से पूछिए, ये नाम इनको नहीं याद है। फैसल से पूछिए, ये नाम इन्होंने एक बार भी नहीं लिया अपने मुंह से। फैसल बने उस मुस्लिम युवक से, मनीष जी, फैसल और शालिनी नाम की बच्ची दोनों ने अपनी रजामंदी से कहा है। वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं अपनी रजामंदी से कर रहे हैं, और हम जो है बालिग हो चुके हैं, और बालिग होने के बाद हमें अधिकार है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जवाब ले लें बारी साहब। जी, बारी साहब की ये प्रदर्शित करती है कि ये थोड़ा कठिनाई में है। नहीं, कठिनाई में भारतीय जनता पार्टी आप हैं साहब। आप बात नहीं कह रहे बेरोजगारी पर, आप बात कीजिए बेरोजगारी पर। आप बात कीजिए बढ़ते हुए क्राइम पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा यूपी में, उस पे बात कीजिए, उस पे श्वेत पत्र लाइए। आप एक सेकंड जवाब लेने दीजिए बारी साहब, जवाब लेने दीजिए। सवाल जितने हुए बारी इनसे पूछ लीजिए, मैं सबका जवाब देना चाहता हूँ। अरे वो असल में सत्ता में जो होता है मनीष भाई, सवाल उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है। नहीं, सवाल भी ज्यादा होते हैं, सवाल भी ज्यादा होते हैं। अभी आप कुछ भी कह सकते हैं बारी साहब, तो अभी सुनिए मनीष भाई को सुनिए।
मनीष भाई को पंकज सुनिए, जी, मैं तो प्लीज तैयार कैरी हूं, ऑन। मैंने कहा और जितने सवाल हो एक बार में पूछ ले, या डिबेट नहीं, का प्लीज। पैटर्न यही होने वाला है कि ये मैं बोलना शुरू करूं, ये बोलने लगे, अगर ऐसा है तो मैं नहीं, डिबेट प्लीज प्लीज कैरी ऑन, प्लीज प्लीज। तो देखिए, बारी साहब ने एक बार भी फैजल, दिलशाद या मेरठ के उस हत्यारे का नाम नहीं लिया जिसने युवती और बेटी की हत्या कर दी। और अभी चलिए ठीक है, आपने कहा कि फैजल, वो तो मैंने खुद ही कहा कि फैजल और शालिनी का वीडियो आ रहा था, लेकिन उसके परिवार ने जब आरोप लगाया तो जांच हुई तो 5 इस तरह से केस निकले। लेकिन बारी साहब, वो जो नैनी वाली लड़की है वो तो कह रही है ना कि आकाश के नाम से उसने दोस्ती की, उसका नाम नहीं याद है। देखिए बारी साहब, एक बात मैं बताऊं आपसे, बहुत मुझसे ज्यादा साफ कोई कहेगा नहीं, जो इस तरह के लोगों को बचाने का उपक्रम आप लोग करते हैं, इसका अल्टीमेट नुकसान आपको होता है, आप इससे बच नहीं सकते। और अगर आप मजम्मत करें, क्योंकि आप लोगों ने तो 3 तलाक और हलाला का भी विरोध नहीं किया, तो इसका नुकसान किसको होता है? समाज को होता है, धर्म को होता है। तो अगर कोई भी अनसोशल एलिमेंट, इस तरह का एलिमेंट है और आप मानते हो कि इस्लाम में जायज नहीं है, तो आपको तो छाती ठोक के कहना चाहिए कि हम इनके विरोध में होंगे। दिलशाद के खिलाफ हम हैं, हम फैजल के भी खिलाफ है, तमाम लोग के खिलाफ है। आप दूसरा तर्क देके आप हमारा मुंह मत बंद कराइए, हमारा मुंह नहीं बंद होने वाला है। अगर हम यूपी की बेटियों को बचाने के लिए कानून लाना चाहते हैं, तो आप ये जो 2-3 नाम आप लेके हमको सोचते हैं कि हम बैकफुट पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की बेटियों को बचाने के लिए अपना जो हमारा दायित्व है सरकार में रहने के नाते, और जब दायित्व नहीं था सरकार में रहने के नाते, हम विपक्ष में थे, तो भी हम आवाज उठाते थे, हम आवाज उठाते रहेंगे। हम और आपने डीजीपी की बात तो बताई, लेकिन किसी कोर्ट में खड़े होकर दो पक्ष क्या कहते हैं, जब सरकार के खिलाफ मुकदमा हो रहा था तो डीजीपी और क्या बयान देता? डीजीपी तो यही बयान देगा, लेकिन चर्चा फैसले पर होती है, न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय का क्या व्यू है, ये चर्चा नहीं होती कि दोनों पक्षों ने ये तर्क दिया वो तर्क दिया। न्यायालय ने माना कि लव जिहाद केरल में हो रहा है और डिबेट उसी पे होती, मुझे जो जैसा जहां तक समझ में आता है। जी, दूसरी बात, अभी सुरेंद्र जी ने तमाम चीजें कही। देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि तमाम तरह के झूठ बोलना, झूठ बोल के भाग जाना, श्रीमती प्रियंका वाड्रा से लेकर सुरेंद्र राजपूत जी तक। मैं पहली चर्चा में इन्होंने एक बात कही कि योगी जी ने कहा कि बंबई वाले इतने % कोरोना पीड़ित हैं। योगी जी का बयान एग्जैक्टली ये था, उस समय की बात है जब प्रवासी उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। इस समय जितने निकल रहे हैं उसके इतने % प्रवासी निकल रहे हैं। उस समय भी एक डिबेट पे शर्मसार होना पड़ा था सुरेंद्र राजपूत जी को, मेरे ही साथ थे डिबेट में, और उस दिन भी नहीं दिखा पाए थे। इन्होंने कहा था मैं बयान दिखा रहा हूँ जी, और आज फिर झूठ के सहारे आपके डिबेट पे ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं 3-4 झूठ और बता दूं। इलाहाबाद में एक एसएसपी का ट्रांसफर होता है, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ट्वीट करती हैं, किसका ट्रांसफर? भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास कर रहा था इसलिए हो गया। उसका ट्रांसफर कोरोना पॉजिटिव होने के नाते हुआ था। तमाम इस तरह की झूठ ट्वीट करके भाग जाना। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको डांटा है, आपको याद है पंकज जी, अभी बस वाले मुद्दे पे इनके अध्यक्ष को जमानत देने के पहले माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे समय पे ये जो आप लोगों ने बस का प्रपोजल दिया था, इससे ज्यादा खराब मजाक और नहीं हो सकता, इससे खराब राजनीति नहीं हो सकती। इनके प्रदेश अध्यक्ष को डांट कर जमानत दी थी। तो बेशर्मी की बात इसके अंदर ही बताने की आवश्यकता नहीं। मैं 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिए। अगर चूंकि डिबेट की दिशा बदल जाएगी, अगर अवसर देंगे तो मैं झूठ का पूरा पुलिंदा दे दूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी वाइंड अप करिए, बताइए झूठ। अब क्या कहा जाए मनीष जी को, सच बात यह है कि योगी जी का वो बयान ने उस दिन भी दिखाया नंबर 1। 2-3 अरे भाई, अब ये बीच में फिर से बोलने लगे। सुन लीजिए, आज नहीं, आपके मनीष जी, मैंने आपको ट्वीट पे शायद टैग भी किया, नहीं किया वो तो मेरी टाइमलाइन पे पड़ा हुआ है। बाकायदा योगी जी का बयान है, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो बयान एक बार आप पर देख लीजिएगा, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शर्मिंदगी की तो बात ये है। और खैर, आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है। जो आपके लोग हैं योगी जी टाइप के, शर्मिंदा वो हो, क्योंकि उनके पास शर्म नाम की है ही नहीं, बेशरम भी है और निर्लज्ज भी है। सरकार उनको बनानी नहीं, चलानी नहीं आती। अब बीच में मत बोलिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब ये बड़ा मसला हो जाता है मनीष जी। ये है सत्ता को बचाने का निर्लज्ज प्रयास।
आप जानते हैं पंकज जी कि पहले आप देखिए भाग कौन रहा है, कौन भाग रहा है, कौन झूठा है, कौन छली है, कौन प्रपंची है, ये आपके सामने। कौन भाग रहा है वो आपके सामने है। बीच में बोलने की ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी को तब आती है जब उनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं। योगी जी के बयान पर आज भी मैं कायम, और अभी मैं मनीष जी को व्हाट्सएप भी भेज दूंगा और आपको भी भेज दूंगा, ट्वीट पे दोबारा से उस बयान को ला करके रख देता हूं। नंबर 1। नंबर 2, बेटियां चिन्मयानंद से नहीं बचाई जानी चाहिए, कुलदीप सेंगर से नहीं बचाई जानी चाहिए, बेटियां जो है बुलंदशहर में उन शोहदों से नहीं बचाई जानी चाहिए जो बुलेट से टक्कर मारते हैं, बेटियां गाजियाबाद में उस पत्रकार की भांजी को नहीं बचाया जाना चाहिए, बेटियां लखीमपुर में वो दलित की बेटी हो जिसने प्रियंका जी का ट्वीट मांग रहे हैं वो नहीं बचाई जानी चाहिए, या बेटियां गोरखपुर में नहीं बचाई जानी चाहिए। तो बेटियों के नाम पे तो कानून बदल रहे हैं ना, बेटियां तो सब जगह बचाई जानी चाहिए, और जिसके पास सरकार है उसे तुरंत बचानी चाहिए। 6 महीने बाद आप बेटियां बचाएंगे? शर्म की बात है ये आपके लिए, ये निर्लज्जता की बात है आपके लिए। और ये बेटियां मेरी और आपकी हैं मनीष जी, आप इस चीज को समझिए। आज आप कानून बनाने की जो बात कर रहे हैं, जो भगोड़ेपन का आप सबूत दे रहे हैं, जो आप पलायनवाद कर रहे हैं, इसका जवाब भी आपसे जनता भी मांगेगी और वो बेटियां भी मांगेगी जिनको आप बचाने की बात कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। चिन्मयानंद का आप स्वागत करते हैं फूल मालाओं से, ठीक सर, चिन्मयानंद का स्वागत करते हैं फूल मालाओं से। सुरेंद्र जी, मनीष भाई की मजबूरी है ये झूठ बोलना, इस तरह से मजबूरी है उनकी। छल और प्रपंच आप कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं भगोड़े। भगोड़ी आपकी पूरी पार्टी है, पूरी पार्टी भगोड़ी है। अकेले सुरेंद्र राजपूत से भगोड़ी है, बाकी कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस के तो सामने आप कहीं नहीं खड़े हो सकते। अब इस वक्त तो सुरेंद्र भाई अब क्या इस पे तो नहीं, अब इस पे एक अगली डिबेट आपने मुझे जरूर वो दे दिया है क्लू। अब इसमें मनीष भाई को लेकर कांग्रेस और बाकी चीजों पे चर्चा जरूर होगी, लेकिन मैं इसमें अपना जो मेरा उद्देश्य था, जो मैंने बात कही थी, ये निश्चित तौर पर अगर सरकार ऐसी पहल कर रही है जो बेटी बचाने के नाम पे, तो सुरेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, अंदर साहब भी वही कह रहे हैं। नहीं सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर मैं ये कह रहा हूँ बेटी आप जरूर बचाएं, लेकिन जो तरीका यहाँ पर मनीष जी अपना रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी सरकार यूपी में कर रही है वैसा नहीं। निर्लज्ज लोगों की पार्टी है, ये राजनीति कर रहे हैं बैठ करके, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते। यस, और बारी साहब दोनों के तर्क लव जिहाद के पक्ष में थे। अरे भाई आपके कुतर्क, मैं कह तो रहा हूँ नकवी साहब से या इन लोगों से पूछिए ना जा करके, उनके घर में तो बैठी नहीं है। नहीं भाई साहब, उसको बीच में लाने वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये बात अगर ऐसी है, वो भी किसी की बहू बेटी है। जरूरत इस बात की भी है कि सरकार फिर पूरी तस्वीर भी जनता के सामने साफ करे कि लव जिहाद कितनी खतरनाक समस्या अगर बन चुका है, तो ये तस्वीर भी साफ होनी चाहिए, उसके भी आंकड़े सामने आने चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों बगैर मांगे मुठभेड़ के आंकड़े सरकार ने सामने किए, जातिवार आंकड़े सामने आए कि मुठभेड़ में कौन सा व्यक्ति किस जाति का था जो मारा गया। इसी तरीके से अगर लव जिहाद एक इतनी बड़ी समस्या बन चुका है, तो निश्चित तौर पर एक श्वेत पत्र जारी हो, उस पर एक पूरा प्रवक्ता सरकार का उसको स्थिति स्पष्ट करे, और उसमें मेरे ख्याल से बाकी पार्टीज का भी समर्थन उसमें लिया जाए, ऐसी उम्मीद सबको की जानी चाहिए। लेकिन महज भ्रम के नाम पर, सिर्फ ये एक धारणा के नाम पर कि एक गैंग बनकर ऐसा काम हो रहा है, तो ऐसी बहस होंगी और आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। मुझे लगता है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे मनीष जी, और इसमें सरकार को आने वाले दिनों में स्थिति साफ करनी पड़ेगी, वरना इसको भी लोग हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से बिल्कुल जोड़ देंगे अगर आप स्थिति साफ नहीं करेंगे तो इस आज की बहुत ही रोचक डिबेट में बहुत आप लोगों ने मेरे साथ भाग लिया परिचर्चा में, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।